31 जुलाई 1980 को आज से ठीक 43 साल पहले किंग ऑफ मेलोडी मोहम्मद रफ़ी दुनिया से रुखसत हुए थे। चाहने वालों की तादाद ऐसी थी कि रफ़ी का अंतिम संस्कार में 10,000 से ज़्यादा लोग पहुंचे थे। भारत सरकार ने इनके निधन पर 2 दिनों का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया था। आज उन्हीं के बारे में हम जानेंगे दिलचस्प किस्से। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में हुआ था। 6 भाई बहनों के परिवार में रफ़ी दूसरे सबसे बड़े भाई थे। इन्हें घर में सब प्यार से फीको बुलाया करते थे। रफ़ी एक रूढ़िवादी परिवार का हिस्सा थे जहां नाच गाने पे पाबंदी थी, लेकिन रफ़ी अलग थे। गांव की गलियों में गाना गाते हुए एक फकीर को देखकर रफ़ी ऐसे प्रभावित हुए कि रोजाना उनसे सुनने का इंतजार करते थे। उस फकीर की नकल उतारते हुए रफ़ी साहब खुद भी रियाज किया करते थे। 9 साल की उम्र में रफ़ी का परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया था। रफ़ी को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, तो उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ खानदानी नाई की दुकान में लगा दिया। 9 साल का रफ़ी नूर मोहल्ले के भाटी गेट की दुकान पर नाई बन चुके थे। 1933 की बात है दोस्तों, जब पंडित जीवनलाल बाल कटवाने पहुंचे। रफ़ी यहाँ काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में वारिस शाह का हीर गुनगुना रहे थे। इस आवाज़ में एक जादू था जिसने जीवनलाल को प्रभावित किया। जीवनलाल ने रफ़ी को ऑडिशन के लिए बुलाया, जिसे उन्होंने आसानी से पार कर लिया। जीवनलाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और रफ़ी गायकी में माहिर होते चले गए। 1937 में रफ़ी ने महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी। ये मौका उन्हें संयोग से मिला था। दरअसल स्टेज पर बिजली ना होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर कुंदन लाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया। ऐसे में आयोजकों ने रफ़ी साहब को परफॉर्मेंस करने के लिए कहा। गाना सुनने बैठे दर्शकों में एक एल सहगल भी थी, जिन्हें कहा था ये लड़का एक दिन बड़ा गायक बनेगा। डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से रफ़ी फिल्मों में आए। पहला गाना रहा गल बलोच फिल्म का परदेसी, सोनिए वो हीरिए। लगातार गाते हुए रफ़ी खूब नाम कमा रहे थे। एक्टर और प्रोड्यूसर नज़ीर ने मोहम्मद रफ़ी को 100 रुपये और एक टिकट देकर भेजकर बॉम्बे बुलाया। यहाँ उन्होंने फिल्म पहले आप, जो 1944 में रिलीज हुआ का गाना हिंदुस्तान के हम है रिकॉर्ड किया। पहले हिंदी गानों की रिकॉर्डिंग से खून सलात्फत हो गए थे, ऐसा नौशाद साहब ने इस रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया। देशभक्ति गाने में साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी सिंगर्स और कोरस गाने वालों को मिलिट्री वाले जूते पहनाए गए थे। जूतों की आवाज़ से ही साउंड क्रिएटर कर रिकॉर्ड किया गया था। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मोहम्मद रफ़ी के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे में चमक थी। ये चमक थी अपना पहला हिंदी रिकॉर्ड करने की। अनमोल गुड़िया जो 1946 में रिलीज हुई, शहीद 1948 में, दीदार 1951 में, कोहिनूर 1960 में जैसी फिल्मों में बेहतरीन गाने गाते हुए रफ़ी साहब स्टार बन गए। जू बावरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफ़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.टी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन चुका रफ़ी दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की आवाज़ बन गए। 60 के दशक में रफ़ी साहब की टक्कर का कोई सिंगर नहीं था। हालांकि 1970 तक किशोर कुमार के आने के बाद हिंदी सिनेमा के पास 2 दिग्गज सिंगर्स थे। 1938 में मोहम्मद रफ़ी की शादी बसीरा बीबी से हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ। जब भारत पाकिस्तान के दंगों में मोहम्मद रफ़ी के सास ससुर की मौत हो गई तो उनकी पत्नी बसीरा ने भारत में रहने से साफ इनकार कर दिया और लाहौर लौट गई। पहली पत्नी के जाने के बाद मोहम्मद रफ़ी ने बिल्किस बानो से दूसरी शादी की, जिससे उन्होंने 6 बच्चे हुए। मौलवियों के कहने पर गायकी से बना ली थी दूरी। जी हाँ, जब मोहम्मद रफ़ी हज से लौटे तो कुछ मौलवियों ने उन्हें गाना गाने से सलाह से अलग कर दिया। मोहम्मद रफ़ी ने भी बात मानकर गाना छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब फैंस उदास होने लगे तो उन्होंने गायकी को इबादत बताते हुए दोबारा गाना शुरू कर दिया। शाहिद की पत्नी फिरदौस ने दैनिक
भास्कर से बातचीत के दौरान उससे किस्सा सुनाया, शेयर किया। उन्होंने बताया कि मोहम्मद रफ़ी के कई फैंस ऐसे हैं जो उनकी कब्र पर आते और उनकी मिट्टी उठा ले जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी है जो कब्र की मिट्टी खा लेते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब लग्जरी गाड़ियों के शौकीन थे। उन्होंने अमेरिका इम्पोर्टेड कार इम्पाला खरीदी थी। राइट हैंड ड्राइव वाली ये कार भारत के गिने चुने लोगों के पास ही थी। रफ़ी साहब ड्राइवर का पुराना था जो राइट हैंड ड्राइविंग समझ नहीं पा रहा था। जब नया ड्राइवर ढूंढा तो पुराने वफादार ड्राइवर सुल्तान का घर कैसे चलेगा, इस चिंता में मोहम्मद रफ़ी साहब ने उसे टैक्सी खरीद कर दी। ये टैक्सी उस ज़माने में 70,000 की थी। रफ़ी साहब उस समय की दरिया दिली का नतीजा ये निकला कि सुल्तान के पास आज 12 टैक्सी है। मौत के बाद रफ़ी साहब फ़कीर उनके घर तक पहुंचा और रफ़ी साहब से मिलने की जिद करने लगा। जब परिवार वालों ने फ़कीर को बैठा कर वजह पूछी तो उसने बताया कि उसका घर चलाने के लिए रफ़ी साहब हर महीने कश्मीर खर्च भेजते थे, लेकिन कुछ महीनों से खर्च आना बंद हो गया है। रफ़ी साहब के सेक्रेटरी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रफ़ी साहब बिना किसी को बताए लोगों का घर का खर्चा चलाया करते थे। नामा में रफ़ी साहब के जज्बे का एक किस्सा लिखा गया है। बेजुबारा फिल्म के गाने ओ दुनिया का रखवाले में रफ़ी साहब को हाई स्केल में रिकॉर्डिंग करनी थी। इसके लिए रफ़ी साहब ने कई दिनों तक लगातार घंटों रियाज किया था। जब गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग हुई तो रफ़ी साहब के गले से खून निकल रहा था। इस गाने के बाद कई महीनों तक रफ़ी ने कोई गाना नहीं गाया। बताया जाता है कि एक कैदी ने फांसी की सज़ा के दौरान ये गाना सुनने की आखिरी इच्छा जाहिर की थी। जेलर ने जेल में ही रिकॉर्डर पर ये गाना बजाया और फांसी दी। फिल्म माया के गाने तस्वीर तेरी दिल में की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में लता और रफ़ी साहब की गायकी की रॉयल्टी पर ऐसी बात छिड़ी कि दोनों ने साथ काम करने का फैसला लिया। लता ने इंडस्ट्री में सभी सिंगर्स की आवाज़ उठाते हुए उनके लिए रॉयल्टी की मांग की थी। सभी गायकों ने मीटिंग रखी, लेकिन रफ़ी साहब लता और रॉयल्टी मांग कर रहे सभी सिंगर की कोच के खिलाफ थे। रफ़ी साहब ने लता से कहा कि अब उनके साथ गाना नहीं गाएंगे। इंडस्ट्री में नई आई किस्से की तेज लता ने जवाब में कहा, आप क्या मेरे साथ गाना नहीं गाएंगे? मैं खुद कभी आपके साथ नहीं गाऊंगी। दोनों ने करीब 4 साल तक साथ में गाना नहीं गाया, ना ही कोई मंच साझा किया। साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म ज्वेल्स थीफ के गाने दिल पुकारे आरे आरे लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी ने अपनी सुरीली आवाज़ दी थी। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी और लता जी ने 4 साल पुराने झगड़े को सुलझाने का क्रेडिट देना गलत नहीं होगा। 1967 में संगीतकार जय किशन के कहने पे रफ़ी साहब ने लता से चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांगी। 1967 में आर.डी. बर्मन के एक समारोह में दोनों ने इसी साल रिलीज हुई ज्वेल थीफ का ये गाना गाया और झगड़ा खत्म किया। रफ़ी साहब एक शो में ब्रिटेन के कोवेंट्री पहुंचे थे। यहाँ खाना रफ़ी साहब की पसंद का नहीं था तो उनका मिजाज खराब हो गया। वही मिलने पहुंचे बेटे और बहू से रफ़ी साहब ने पूछा कि यहाँ से लंदन कितना दूर है। जवाब मिला सिर्फ 3 घंटे। रफ़ी साहब ने तुरंत बेटी यास्मीन को कॉल किया और कहा, क्या तुम घंटे भर में दाल चावल और चटनी पका सकती हो? बात बनी तो रफ़ी साहब तुरंत गाड़ी से लंदन रवाना हो गए। भारतीय खाना खाया और दोबारा शाम 7 बजे तक ब्रिटेन लौट आए। लोगों को उनका अचानक होने के कारण जाना तो हर कोई हैरान रह गया। 31 जुलाई 1980 को रात करीब 10:25 पर बजे मोहम्मद रफ़ी साहब को अचानक से हार्ट अटैक आया, दम तोड़ दिए। अगली सुबह इन्हें जूही के कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनका अंतिम दर्शन में करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे। भारत इस तरह से एक मसीहा इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गया, लेकिन आज भी करोड़ों दिलों में वो धड़कन बन के धड़कता है। सच कहा गया है कि न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया।